अस्सलामुअलैकुम बच्चों, उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज ग्रेड 11th का लेक्चर नंबर 4 लेके आया हूँ आपके लिए, जिसमें हम मेन 3 टॉपिक को डिस्कस करेंगे। सबसे पहला टॉपिक है कन्वेंशंस फॉर यूजिंग एसआई यूनिट्स। एसआई यूनिट को इस्तेमाल करते हुए हम कन्वेंशंस पढ़ेंगे। डिफरेंस बिटवीन ईयर एंड लाइट ईयर इसको डिस्कस किया जाएगा और एरर एंड इट्स टाइप्स को डिस्कस किया जाएगा। तो जब टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले कॉपी उठाएं, पेन उठाएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो मैं हूं फारूक कुंडी, कंसेप्चुअल फिजिक्स में आपको खुशामदीद कहता हूं। बढ़ते हैं अपने सबसे पहले टॉपिक की तरफ, जो कि कन्वेंशंस फॉर यूजिंग एसआई यूनिट। कन्वेंशंस फॉर यूजिंग एसआई यूनिट। कन्वेंशंस फॉर यूजिंग एसआई यूनिट्स। एसआई यूनिट को इस्तेमाल करते हुए हमें कुछ कन्वेंशंस को मद्देनजर रखना है। जब भी हम किसी एसआई यूनिट को लिखेंगे तो हम कुछ कन्वेंशंस को सामने रख के उनको लिखेंगे। कन्वेंशन बेसिकली क्या होते हैं? कन्वेंशंस ऐसे टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं जो हम अक्सर यूज करते रहते हैं किसी भी चीज को आसानी से समझने के लिए। उन चीजों को, उन रिवायात को, उन टर्म्स और कंडीशंस को कन्वेंशन कहते हैं। इस बात का मतलब यह है कि जब हम एसआई यूनिट को लिखेंगे तो कुछ टर्म्स एंड कंडीशन हमने अपने लिए तय की हुई है, जिनको हम क्या कहते हैं? कन्वेंशन कहते हैं। सबसे पहला कन्वेंशन यही है, एसआई यूनिट को इस्तेमाल करते हुए सबसे पहले इस बात का ख्याल रखना है कि फुल नेम ऑफ यूनिट डज नॉट बिगिन विथ कैपिटल लेटर। किसी भी यूनिट का अगर आप फुल नेम लिखना चाहते हैं तो उसको कैपिटल लेटर से शुरू नहीं करना चाहिए। ये देखिए, ये सबसे बड़ी कन्वेंशन है, ये सबसे बड़े टर्म्स और कंडीशन हम इसको कह सकते हैं कि जिसको मद्देनजर रख के हम क्या करेंगे? ऐसा यूनिट को लिखेंगे। इस बात का मतलब यह है कि जब भी आप फुल नेम लिखना चाहते हैं, लेट्स सपोज हम कहते हैं कि हमने कोई भी लंबाई नापी और उस की लंबाई कितनी है, किसी लेट्स सपोज इस ब्लैक बोर्ड की लंबाई है आपके पास लेट्स सपोज 5 मीटर। तो हम 5 तो एक डिजिट है और मीटर क्या है आपके पास? यूनिट है। तो इस और फुल नेम है, सिर्फ सिंबल नहीं है, फुल नेम। जब भी आप फुल नेम लिखेंगे तो उसको कभी भी बड़े अल्फाबेट से, कैपिटल लेटर से हम स्टार्ट नहीं करेंगे। लेट्स सपोज हमारे पास इसके अलावा 10 न्यूटन। अगर हम पूरा नाम, आपने किसी जिस्म के ऊपर 10 न्यूटन की फोर्स लगाई और ये न्यूटन किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? यूनिट को रिप्रेजेंट कर रहा है। और फुल नेम आपने लिखना है तो ये बात जहन में रखनी चाहिए कि जब भी आप यूनिट के तौर पर किसी भी यूनिट को फुल नेम में लिखना चाहते हैं तो उसका पहला लफ्ज क्या होना चाहिए? छोटा। इवन द नेम ऑफ साइंटिस्ट, इवन द नेम ऑफ साइंटिस्ट, हत्ता के साइंसदान का नाम ही क्यों ना हो। अक्सर इंग्लिश में आपने देखा होगा कोई पैराग्राफ चलता है और किसी का नाम आ जाता है तो उसका पहला लफ्ज हम बड़ा लिखते हैं, लेकिन फिजिक्स में
ये एक कन्वेंशन है, टर्म एंड कंडीशन है कि जब भी आप यूनिट के तौर पर किसी भी यूनिट को हम फुल नेम लिखते हैं, लफ्ज फुल है, हत्ता के साइंसदान का नाम ही क्यों ना हो, तो उसका पहला लफ्ज हमने क्या लिखना चाहिए? छोटा लिखना। अगर लेट्स सपोज आप यूं लिखते हैं कि 10 न्यूटन, तो यही रिप्रेजेंट करता है कि 5 न्यूटन्स कोई बंदे हैं, किसी बंदों का नाम है, ये यूनिट रिप्रेजेंट नहीं करे। तो जब भी आप यूनिट के तौर पर एक्सप्रेस करना चाहते हैं तो फुल नेम लिखते वक्त उसका पहला लफ्ज क्या लिखना चाहिए? बड़ा लिखना चाहिए। यूनिट के तौर पर यह गलत है। हां, एज ए सिंबल फॉर राइटिंग यूनिट, फॉर सिंबल, अगर आप सिर्फ अलामत लिखते हैं एंड हैव द नेम ऑफ साइंटिस्ट, और वो किसी साइंसदान का नाम है, तो उसका लफ्ज बड़ा होना चाहिए। लेट्स सपोज हमारे पास है 5 न्यूटन, यही रिप्रेजेंट कराता है कि 5 न्यूटन क्या है, आपके पास कोई यूनिट है। ये लेट्स सपोज 5 जूल, ये भी यूनिट। इसका मतलब ये है कि जब भी आप यूनिट को एज ए सिंबल लिखें तो फिर कैपिटल अल्फाबेट से हम लिख सकते हैं। शर्त यह है कि वो कोई साइंसदान का नाम, और अगर मीटर के लिए है तो 5 मीटर, फिर भी हम उसको क्या लिखेंगे? छोटा लिखेंगे। फुल नेम लिखें तो 5 जूल, यू रिप्रेजेंट किए। ये शो करता है कि ये यूनिट है, ये शो करता है कि ये यूनिट है। तो SI यूनिट को इस्तेमाल करते हुए सबसे पहला कन्वेंशन ये है कि फुल नेम ऑफ यूनिट डज नॉट बिगिन विद कैपिटल लेटर, इवन द नेम ऑफ साइंटिस्ट, हत्ता के साइंसदान का नाम ही क्यों ना हो। अगर हम किसी भी यूनिट का फुल नेम लिखते हैं तो उसका पहला लफ्ज क्या लिखना चाहिए? छोटा लिखना। दूसरी कन्वेंशन क्या है? दूसरी कन्वेंशन ये है कि प्रीफिक्स शुड बी रिटन बिफोर यूनिट। यूनिट से पहले प्रीफिक्स को लिखा जाएगा। लेट्स सपोज माइक्रोमीटर, नैनो सेकंड, यानी जब भी हम प्रीफिक्स लिखना चाहते हैं तो हमें यूनिट से पहले लिखना चाहिए। ये भी एक कन्वेंशन है। तीसरी कन्वेंशन क्या है? तीसरी कन्वेंशन ये है कि डबल or triple prefixes are not allowed. Double or triple prefixes are not allowed. 2 या 3 प्रीफिक्स अलाउड नहीं। क्या मतलब है इस बात का? इस बात का मतलब यही है कि अगर आप लिखना चाहते हैं 5 माइक्रोमीटर, तो ये डबल प्रीफिक्स आ गया, या 3 किलोग्राम, किलोमीटर। अब इसका मतलब यही है कि 5 ज़रबे 10 की ताकत -6 ज़रबे 10 की ताकत -6 मीटर। यहां पे इसका मतलब यह है कि 3 ज़रबे 10 की ताकत जमा 3 ज़रबे 10 की ताकत जमा 3, तो ये हो जाएगा आपके पास 5 ज़रबे 10 की ताकत -12 मीटर। यहां पे हो जाएगा आपके पास 3 ज़रबे 10 की ताकत 6 मीटर। अब 5 ज़रबे 10 की ताकत 12 मीटर, 10 की ताकत 12 के लिए
-12 के लिए 10 की ताकत -12 के लिए अलग प्रीफिक्स मौजूद है, और वो क्या है आपके पास 5 पिकोमीटर। यहां पे आ जाएगा आपके पास 3 × 10 की ताकत 6 के लिए अपना प्रीफिक्स मौजूद है, और वो है मेगामीटर। तो थर्ड कन्वेंशन यही है कि डबल या ट्रिपल प्रीफिक्सेस आर नॉट अलाउड। क्यों नहीं अलाउड? इसलिए नहीं कि जब भी हम डबल या ट्रिपल प्रीफिक्स की बात करेंगे तो वो अलाउड नहीं है, हमेशा एक प्रीफिक्स ही इस्तेमाल किया जाएगा। जैसा कि यहाँ पे 5 पिकोमीटर है, यहाँ पे 3 मिलीमीटर है, तो डबल और ट्रिपल प्रीफिक्स अलाउड नहीं है। उसके बाद जो कन्वेंशन है, कन्वेंशन नंबर 4 की तरफ आते हैं। कन्वेंशन नंबर 4 यही है, देयर मस्ट बी one space between the number and unit। जब भी कोई किसी भी मैग्नीट्यूड, किसी भी क्वांटिटी की मैग्नीट्यूड को क्या किया जाएगा, लिखा जाएगा। जब भी किसी क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड लिखा जाएगा, लेट्स सपोज आपके पास है 100 न्यूटन। अब ये एक नंबर है और ये एक यूनिट है, तो देयर मस्ट बी वन स्पेस। क्या होना चाहिए? नंबर और यूनिट के बीच में एक स्पेस होनी चाहिए। यू नहीं लिखना चाहिए 2 मीटर, नहीं, ये क्या है आपके पास कन्वेंशनली गलत है। उन टर्म्स और कंडीशंस जो हमने ऐसा यूनिट को लिखने के लिए इस्तेमाल किए हैं, उसके लिए क्या है आपके पास, जब भी यूनिट और नंबर को इकट्ठा लिखा जाएगा तो उनके दरमियान क्या होनी चाहिए, एक स्पेस। 5वीं कन्वेंशन क्या है, देयर इज आल्सो वन स्पेस व्हेन देयर आर 2 or more units present in a single quantity। सिंगल क्वांटिटी है कोई, जिस तरह के टार्क है, टार्क हमारे पास, हम एक जिस्म के ऊपर हमने टार्क लगाई 20 न्यूटन मीटर। अब ये एक नंबर है, ये एक 2 यूनिट है। देयर इज आल्सो वन स्पेस, एक स्पेस और भी होनी चाहिए। कब? व्हेन देयर आर 2 or more यूनिट्स, जब 2 या 2 से ज्यादा यूनिट्स होंगे। कहां पे? इन अ सिंगल। ये अब सिंगल क्वांटिटी है जो कि किस चीज के बराबर है, टार्क के बराबर है। तो टार्क के जब हम यूनिट लिखेंगे तो टार्क की यूनिट न्यूटन और मीटर के बराबर है, और यही न्यूटन और मीटर को लिखते वक्त उनके दरमियान भी क्या होनी चाहिए, एक स्पेस होनी चाहिए। छठा कन्वेंशन क्या है, जब भी आप किसी न्यूमेरिकल वैल्यू को सॉल्व करें या किसी फार्मूले को डिराइव करें, तो इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि तमाम के तमाम गिवन क्वांटिटीज SI यूनिट में प्रेजेंट हों। While deriving an equation, जब भी आप किसी इक्वेशन को डिराइव कर रहे हैं और सॉल्विंग ए न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, जब भी आप किसी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो या आप किसी इक्वेशन को डिराइव कर रहे हो, इट शुड बी केप्ट इन माइंड। इस बात को जहन में रखना चाहिए। जब आप किसी इक्वेशन को डिराइव कर रहे हैं
या किसी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं तो इस बात को ज़हन नशीन कर लेना चाहिए। कौन सी इस बात को? कि ऑल द गिवन क्वांटिटीज are expressed in terms of base units, SI base unit। तो जब भी आप किसी फार्मूले को डिराइव कर रहे हो या किसी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को डिराइव कर रहे हो तो तमाम के तमाम SI यूनिट में क्या होने चाहिए? प्रेजेंट होनी चाहिए। इसके लिए एक मिसाल के साथ इसी कन्वेंशन को वाज़ेह करते हैं, और वो मिसाल ये है, अक्सर स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है, अक्सर स्टूडेंट नहीं समझते कि गिवन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में कहीं पे फासला सेंटीमीटर में होता है, मास किलोग्राम में होता है और टाइम मिनट्स में होता है। तो अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि अब हम किसको किस तरफ कन्वर्ट करें, यानी किस क्वांटिटी को किस क्वांटिटी के लिए कन्वर्ट करें। तो उसके लिए सबसे बेहतरीन कन्वेंशन उन्होंने फिजिक्स के लिए ऐसा यूनिट में इस्तेमाल की जाती है। तो उसी कन्वेंशन को मद्देनजर रखते हुए हम एक एग्जाम्पल से सॉल्व करते हैं और इसी ही कन्वेंशन को एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि लेट्स सपोज हमारे पास मास गिवन है आपके पास 5 किलोग्राम और उसमें एक्सेलरेशन कितना है? a इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर पर सेकंड का स्क्वायर, और आपसे कहा जाता है कि फोर्स को फाइंड करें। तो हमारे पास न्यूटन सेकंड लॉ के मुताबिक F इज इक्वल टू ma, F इज इक्वल टू ma। मास की वैल्यू लगानी है, एक्सेलरेशन की वैल्यू लगानी है और हमारे पास क्या आ जाएगी? फोर्स। लेकिन पहले अब ये इक्वेशन डिराइव कर रहे हैं या न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं तो इस इक्वेशन को मद्देनजर रखना चाहिए, इस कन्वेंशन को मद्देनजर रखना चाहिए कि जितने भी यूनिट हैं, जितने भी क्वांटिटीज हैं वो किस में रिप्रेजेंट होनी चाहिए? बेस। जिस तरह अब मास की यूनिट तो किलोग्राम है लेकिन फासले एक्सेलरेशन सेंटीमीटर पर सेकंड नहीं है बल्कि मीटर पर सेकंड है। तो पहले आपने इस क्वांटिटी को सेंटीमीटर से मीटर में बदलना है, सेंटीमीटर से मीटर में बदलना है, फिर कहीं जाके आप इस इक्वेशन को ठीक कर सकते हैं। तो ये कन्वेंशन यही बताती है कि जब भी आप किसी इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हो, किसी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं तो ये पहले अपने ज़हन में वाज़ेह कर लें कि तमाम के तमाम गिवन क्वांटिटीज बेस यूनिट में प्रेजेंट होनी चाहिए। तो ये थी आपके पास कन्वेंशंस। अब बढ़ते हैं किस तरफ? ईयर एंड लाइट ईयर की तरफ। अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि ईयर और लाइट ईयर क्या है। ईयर क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ईयर एंड लाइट ईयर। अगर आपसे पूछा जाए कि ईयर क्या है, आप कितने टाइम को एक साल कहते हैं? यानी एक साल में 365 दिन है, 365.25 डेज हैं। तो हमने क्यों 365.25 डेज को या 365 दिनों को एक साल का, 400 दिनों का एक साल क्यों नहीं कहा, या 300 दिनों को एक साल क्यों नहीं? तो ये बेसिकली ईयर एक टर्म है जो हम फिजिक्स में यूज करते हैं कि आपकी उम्र इतने साल है, यानी आपको इस दुनिया में आए हुए इतना टाइम गुजर गया है। तो ईयर बेसिकली क्या है? तो ये बात वाज़ेह हो गई कि ईयर इज द यूनिट, ईयर इज द यूनिट ऑफ टाइम। सबसे पहली बात यह है
कि ईयर किस चीज की यूनिट है? टाइम। जिस तरह के सेकंड टाइम की यूनिट है, मिनट टाइम की यूनिट है, आवर्स टाइम की यूनिट है, मंथ टाइम की यूनिट है, तो ईयर क्या है? आपके पास यूनिट ऑफ टाइम है। और ये कौन सा टाइम है? इट इज द टाइम, इट इज द टाइम in which earth complete its one revolution around the sun। सूरज के गिर्द जमीन को मुकम्मल होते हुए जितना टाइम गुजर जाता है उस टाइम को हम 1 ईयर कहते हैं। इट इज द टाइम, बेसिकली ये क्या है? टाइम है। मैंने पहले भी वाजे कर दिया कि ईयर इज द यूनिट ऑफ टाइम। किस चीज की यूनिट है? टाइम की यूनिट। और कितना टाइम है ये? इट इज द टाइम इन विच अर्थ कंप्लीट इट्स वन रेवोल्यूशन। एक चक्कर सूरज की गिर्द मुकम्मल करने में जमीन को जितना टाइम दरकार होगा वो 1 ईयर कहलाता है। ना आपने, न मैंने, न किसी साइंसदान ने 365 दिनों को 1 ईयर कहा है। नहीं, ये बेसिकली जमीन की रोटेशन है कि एक साल वो वक्त है जिस वक्त में जमीन एक रेवोल्यूशन अराउंड द अर्थ कंप्लीट करता है। तो इसका मतलब यह है कि 1 ईयर एक रेवोल्यूशन के बराबर है। और एक रेवोल्यूशन में कितने दिन है? 365.25 डेज हैं। एक दिन में कितने घंटे हैं? 24 घंटे हैं। एक घंटे में कितने मिनट हैं? 60 मिनट हैं। और एक मिनट में कितने सेकंड हैं? 60 सेकंड। जब आप इन सारों को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपके पास जो जवाब आएगा वो सेकंड में होगा कि एक साल में इतने सेकंड होते हैं। इसका मतलब यह है कि आपके पास टाइम के SI यूनिट सेकंड थे और ईयर भी बेसिकली बड़े यूनिट हैं किस चीज के? टाइम के। तो हम ये बता सकते हैं कि जमीन ने एक चक्कर को कंप्लीट होने में इतने सेकंड लिए और उस इतने सेकंड को हम क्या कहते हैं? 1 ईयर कहते हैं। जिस तरह के किलोग्राम 1000 के बराबर, 1000 ग्राम छोटे छोटे ग्राम रख के हम कहते हैं कि 1 किलोग्राम। बिल्कुल इसी तरह अगर हम इतने सारे सेकंड्स को मिला लें तो ये वक्त जो है ये क्या कहलाएगा? 1 ईयर कहलाएगा। अब ईयर के साथ दूसरा टर्म जो अक्सर बच्चों को कंफ्यूज करता है और वो टर्म है आपके पास लाइट ईयर। कि लाइट ईयर क्या है? तो लाइट ईयर बेसिकली यूनिट ऑफ डिस्टेंस है। इट इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस। ये किस चीज की यूनिट है? डिस्टेंस की यूनिट है। ये किस चीज के यूनिट थे? टाइम की यूनिट थे। ये किस चीज की यूनिट है? डिस्टेंस की यूनिट है। तो लाइट ईयर डिस्टेंस की यूनिट है। जिस तरह इसकी यूनिट सेकंड है, इसकी यूनिट क्या होंगे? मीटर होंगे। और ये कौन सा डिस्टेंस है? इट इज द डिस्टेंस, इट इज द डिस्टेंस, ये फासला है विच द लाइट कवर्स। कौन कवर करती है? लाइट कवर करती है। इट इज द डिस्टेंस विच इज कवर्ड बाय द लाइट, विच इज कवर्ड बाय द लाइट इन 1 ईयर। इन 1 ईयर, एक साल में रोशनी जितना फासला तय करती है उस फासले को लाइट ईयर कहा जाता है। आपने यहां से लेट सपोज एक टार्च जला ली और ये टार्च से रोशनी जा रही है, जा रही है, जा रही है और कहां तक गई? जितना फासला भी तय कर ले तो ये फासला क्या कहलाएगा? लेकिन इस फासले को कितना टाइम गुजर गया है? 1 ईयर। इट इज द डिस्टेंस which is covered by the light in 1 year। एक साल में रोशनी जितना फासला तय करती है उस फासले को लाइट ईयर कहा जाता है। यानी 1 लाइट ईयर अगर हम फार्मूला देखें तो S is equal to V ज़रब T।
अब हमारे पास s अपनी जगह पे, v ये स्पीड ऑफ लाइट है जो कि है 3 × 10 की ताकत 8 मीटर पर सेकंड। ज़रब क्या हो जाएगा टाइम, टाइम एक साल कितना है 365.25 ज़रब 24 ज़रब 60 ज़रब 60 सेकंड। तो ये जो फासला है ये क्या कहलाएगा, आपके पास कैलकुलेटर उठाएं और इसी को कैलकुलेट करें तो ये फासला जितना भी आता है आपके पास वो किसके बराबर होगा, आपके पास 1 लाइट ईयर के बराबर। तो बेसिकली ईयर किस चीज की यूनिट हो गए, टाइम की यूनिट हो गए, और लाइट ईयर किस चीज की यूनिट हो गए, डिस्टेंस की यूनिट। तो इसके यूनिट हमेशा सेकंड में आएंगे और इसके यूनिट हमेशा किस चीज में आएंगे, मीटर में आएंगे। अब बढ़ते हैं अपने नए टॉपिक की तरफ जो कि आपके पास एरर और इट्स टाइप्स। एरर क्या होता है और उसके टाइप्स क्या है। What is error and its types? Error and its types. Basically error है क्या? What is error? जिसे हम गलती कहते हैं। फिजिक्स में गलती किसे कहते हैं, error it is the difference. It is the difference. ये फर्क है, किस चीज के दरमियान फर्क है, बिटवीन एक्चुअल वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू। दो किस्म की कीमत होती है, दो किस्म की वैल्यूज होती हैं। एक को हम कहते हैं एक्चुअल वैल्यू, एक को हम कहते हैं मेजर्ड वैल्यू। एक्चुअल वैल्यू वो होती है, लेट सपोज आपने एक रजिस्टर ले लिया है और उसके ऊपर वाज़े लिखा हुआ है कि इस रजिस्टर के अंदर पेजेस 100 पेजेस है, तो ये एक्चुअल वैल्यू है। आप घर लेकर आए और उसको गिना और गिनने में वो 98 आए, तो यही डिफरेंस जो कहलाएगा किसके दरमियान, एक्चुअल वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू के दरमियान, यही डिफरेंस क्या कहलाएगा, आपके पास एरर कहलाएगा। लेट सपोज आपने ये ब्लैक बोर्ड खरीदा और इस ब्लैक बोर्ड की लंबाई लेट सपोज 2 मीटर है। जब आपने फुट उठाया और इसको मेजर किया तो वो 1.9 मीटर आ गया, तो ये डिफरेंस भी क्या कहलाएगा, एरर कहलाएगा। तो एरर बेसिकली डिफरेंस है किस चीज के दरमियान, एक्चुअल वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू के दरमियान डिफरेंस को क्या कहा जाता है, एरर कहा जाता है। अब एरर की टाइप्स हैं। सबसे पहली टाइप कौन सी है, पर्सनल एरर। पर्सनल एरर यानी नाम से वाज़ेह है कि पर्सनल, जो बंदा मेजरमेंट कर रहा है। अब जरूरी तो नहीं है ना कि रजिस्टर में पेज कम होंगे, हो सकता है गिनने वाला गलत, हो सकता है गिनने वाला गलत, गिनने वाला कमी बेशी कर रहा है। डिफरेंस किसकी वजह से आ रहा है, उस एक्सपेरिमेंटर की वजह से आ रहा है। तो ऐसे मेजरमेंट को, ऐसे एरर को क्या कहा जाएगा, पर्सनल एरर कहा जाएगा। डिफिनेशन की तरफ बढ़ते हैं कि द एरर arise due to improper knowledge। ये एरर उस वक्त एराइज होगा जब इम्प्रॉपर नॉलेज होगा अबाउट इंस्ट्रूमेंट। किस चीज के बारे में, इंस्ट्रूमेंट के बारे में नॉलेज नहीं होगा, और टेकिंग या आपके पास केयरलेसनेस, लापरवाही कर रहा है कौन, बाय द एक्सपेरिमेंटर। एक्सपेरिमेंटर जो है, एक्सपेरिमेंटर बात आके कहां पे रुकी है, एक्सपेरिमेंट करने वाले पे आके बात रुकी है। सारी गलती जो एराइज हो रही है, द एरर एराइज किसकी वजह से, ड्यू टू इम्प्रॉपर नॉलेज अबाउट द इंस्ट्रूमेंट।
तजर्बा करने वाला, मेजरमेंट करने वाले के पास अगर नॉलेज नहीं है किस चीज के बारे में, इंस्ट्रूमेंट के बारे में, या वो केयरलेस है, लापरवाह है, तो वो एरर क्या कहलाएगा, पर्सनल एरर कहलाएगा। लेट्स सपोज कैसे एरर, लापरवाह एरर है, किस तरह एक्सपेरिमेंटर के पास नॉलेज नहीं है, हमारे पास लेट्स सपोज यहां ये लंबाई आपने नापनी है, आपने फुट उठाया, फुट के ऊपर यहां पे कैलिब्रेशन है 0 1 2 3 4 5 6 7 so on, और हम इस रूलर की वजह, रूलर के जरिए हम किस चीज की मेजरमेंट कर रहे हैं, इस पेन की मेजरमेंट कर। अब ये पेन लेट्स सपोज है आपके पास 10 सेंटीमीटर 10 इंचेस, और हम उठाए और किसके साथ मेजरमेंट करने लगे, इस मीटर रूलर के साथ। अब बात इम्प्रॉपर नॉलेज की है, उस चीज को समझाने जा रहा हूं कि हम अक्सर बच्चे क्या करते हैं, कहते हैं यहां पे तो 0 लिखा हुआ है, यहां पे 1 लिखा है, तो फुट यहां से रखना चाहिए। तो ये क्या है, मेरे पास नॉलेज नहीं है कि मैं इस मीटर रूल को इस्तेमाल कर पाऊं। तो एक्चुअल मेथड तो ये है कि यहां से रखना चाहिए और लेट्स सपोज 5 इंचेस तक जा रहा है। अब अगर मैं यहां से रखूं तो ये 6 इंचेस तक जा रहा है, तो डिफरेंस आ रहा है, लेकिन ये डिफरेंस किसकी वजह से आ रहा है, इम्प्रॉपर नॉलेज। बेसिकली चीज क्या है, यहां पे होनी चाहिए, और मेरे पास चूंकि नॉलेज नहीं है किस चीज के बारे में, इस इंस्ट्रूमेंट को इस्तेमाल करने के बारे में, और मैं यहां से मेजरमेंट ले रहा हूं, तो इस डिफरेंस को क्या कहा जाएगा, पर्सनल एरर कहा जाएगा। केयरलेसनेस के बारे में अगर हम बात करें कि केयरलेसनेस क्या होती है, तो केयरलेसनेस ये है कि जितनी भी वैल्यू आ गई है, लेट्स सपोज हमारे पास वैल्यू आ गई है 5.5 सेंटीमीटर, अक्सर इसको कहते हैं कि बस ये बराबर है 5 मीटर की, या ये बराबर है सेंटीमीटर के, या ये बराबर है 6 सेंटीमीटर। अब एग्जैक्ट वैल्यू जो है उससे हम क्या कर रहे हैं, केयरलेस, जान छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, और 5.5 सेंटीमीटर नहीं लिखते, बल्कि क्या लिख देते हैं 5 सेंटीमीटर या 6 सेंटीमीटर। तो ये भी एक एरर है, और इस एरर को क्या कहा जाता है, पर्सनल एरर का। इसको खत्म कैसे करेंगे, दिस एरर कैन बी मिनिमाइज, दिस एरर कैन बी मिनिमाइज। इस एरर को हम मिनिमाइज कर सकते हैं, कैसे, बाय गेटिंग प्रॉपर नॉलेज, प्रॉपर नॉलेज, जो नॉलेज जरूरत है उस नॉलेज को हमने गेन करना है कि फुट को भाई कहां से शुरू करना है, फुट को कहां से रखना है, 0 से रखना है, और बाय टेकिंग ग्रेट केयर, केयर करना चाहिए बाय एक्सपेरिमेंटर। एक्सपेरिमेंटर को केयर करना चाहिए, जितनी मेजरमेंट आ रही है उतनी ही मेजरमेंट क्या करनी चाहिए, लिखनी चाहिए। तो इस एरर को हम किसी हद तक खत्म कर सकते। इसी में एक चीज आती है, एक्सपेरिमेंटर में हमारे पास आता है पैरालॉक्स एरर। ये टाइप है किस चीज की, पर्सनल एरर की। अगर आप ग्रेड 9 का चैप्टर नंबर 1 उठाएं और मीटर रूल को स्टडी करें, तो वहां पे एक टर्म आता रहता है जिसे हम कहते हैं पैरालॉक्स एरर। ये भी एक्सपेरिमेंटर गलती करते हैं। ये एरर कब एराइज होता है, द एरर एराइज, द एरर एराइज ड्यू टू placing of eye at incorrect position above the reading। क्या मतलब है इस बात का, कि जब आप मेजरमेंट कर रहे थे तो द एरर एराइज ड्यू टू प्लेसिंग ऑफ आई, placing of eye at
इनकरेक्ट पोजीशन। आप जिस रीडिंग को रीड कर रहे थे वो आपने आंख जिस पॉइंट को आप नोट कर रहे थे वहां पे वर्टिकली नहीं देख रहे थे बल्कि यूं साइड से देख रहे थे। लेट्स सपोज यहां पे अगर हम साइड से देखें तो ये 5 सेंटीमीटर आ रहा है और अगर एक्चुअली देखें तो ये 5 सेंटीमीटर से ज्यादा है। तो ये एरर जो एराइज हुआ है किस वजह से आया है? आपकी जो प्लेसिंग ऑफ आई थी, देखने की जो तरीका था वो इनकरेक्ट था। तो इस एरर को हम कैसे खत्म कर सकते हैं? दिस एरर कैन बी मिनिमाइज्ड। इस एरर को हम खत्म कर सकते हैं बाय प्लेसिंग आई ओवर by placing eye vertically over above the reading। बिल्कुल रीडिंग के ऊपर ऐसे वर्टिकली above the reading जब हम आई को प्लेस करेंगे तो ये एरर हम पैरालैक्स एरर किसी हद तक क्या कर सकते हैं? खत्म कर सकते हैं। तो ये बेसिकली चूंकि एक्सपेरिमेंटर से गलती कर रहा है, एक्सपेरिमेंटर से गलती हो रही है, तो ऐसे एरर को हम क्या कहते हैं? पर्सनल एरर कहते हैं। अब एरर के दूसरे टाइप की तरफ बढ़ते हैं और वो क्या है आपके पास? सिस्टमैटिक एरर। कि सिस्टमैटिक एरर कौन सा होता है? सिस्टमैटिक एरर देखिए, जिस तरह वो नाम से जाहिर था कि पर्सनल एरर एक्सपेरिमेंटर से गलती, यहां पे है सिस्टमैटिक एरर। ये बात तो जरूरी नहीं है कि हम हर बार एक्सपेरिमेंटर ही गलती करेगा। हो सकता है कि आपके पास जो सिस्टम है, जो इंस्ट्रूमेंट है, उसमें कमी बेशी है, तो ऐसे एरर को हम क्या कहते हैं? सिस्टमैटिक एरर कहते हैं। यानी द एरर arise due to faulty instrument। जिस इंस्ट्रूमेंट को आप यूज कर रहे हैं वही इंस्ट्रूमेंट में क्या है? फॉल्ट है। तो ऐसे एरर को क्या कहा जाएगा? सिस्टमैटिक। देखिए अब यहां पे एक्सपेरिमेंटर से गलती नहीं हो रही, एक्सपेरिमेंटर ने नॉलेज भी गेन किया हुआ है, एक्सपेरिमेंटर ग्रेट केयर भी कर रहा है, रीडिंग के वर्टिकली अबव आई को भी प्लेस कर रहा है, लेकिन फिर भी एरर एराइज हो रहा है और वो एरर एराइज हो रहा है फॉल्टी इंस्ट्रूमेंट में क्या है? फॉल्टी है। दैट इज जीरो एरर ऑफ वर्नियर कैलिपर में कौन सा एरर है? जीरो एरर है। और पुअर कैलिब्रेशन ऑफ स्क्रू गेज पुअर कैलिब्रेशन। पहली बात तो यह कि जीरो एरर किसे कहते हैं? जीरो एरर इंस्ट्रूमेंट के अंदर होता है। लेट्स सपोज आपने एक घड़ी ले ली है और घड़ी में जीरो एरर अगर आप जानना चाहते हैं तो दोनों मिनट्स की हैंड एंड आवर्स की, यानी घंटे वाली सुई और आपके पास मिनट्स वाली सुई, दोनों को एक ऐसे मकाम पे ले आए जहां पे वो मिल जाएं। मिसाल के तौर पर हमारे पास बिल्कुल 12 बज रहे हैं, 12 यहां पे लिखा हुआ है, 3 यहां पे लिखा हुआ है और 6 और 9। घड़ी यूं ही होती है ना। ये अगर दोनों सुइयां 12 बजते ही बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर है, बिल्कुल दोनों एक ही मकाम पे हैं, तो इसमें जीरो एरर नहीं है। बाज़ औक़ात घड़ी की सुइयां स्लिप होती हैं, तो वो सुई यहां की बजाय 12 बज रहे होते हैं, लेकिन वो सुई क्या होती है? यहां पे, क्योंकि
उसमें जीरो, ऐसे एरर को क्या कहा जाता है? जीरो एरर। और ये फॉल्ट किसके अंदर है? इंस्ट्रूमेंट के अंदर। जीरो एरर ऑफ वर्नियर कैलिपर के दो किस्म के जबड़े होते हैं, एक अपर जाज होता है, एक लोअर जाज होता है। दो किस्म के स्केल होते हैं, एक को हम वर्नियर स्केल कहते हैं और दूसरे को हम क्या कहते हैं? मेन स्केल। जब तक मेन स्केल का जीरो वर्नियर स्केल के जीरो के साथ नहीं मिलेगा, जीरो एरर की डिफिनिशन ही है, नोट कर लें। When the zero of main scale does not coincide with the zero of vernier scale, जब तक जीरो मेन स्केल का जीरो नहीं मिलेगा किसके साथ? वर्नियर स्केल के जीरो के साथ, तो ऐसे एरर को क्या कहा जाएगा? जीरो एरर कहा जाएगा। क्या कहा? When the zero of main scale does not coincide with the zero of vernier scale, the error is called जीरो एरर। तो ऐसे एरर को क्या कहा जाएगा? जीरो एरर कहा जाएगा। जब तक मेन स्केल का जीरो वर्नियर स्केल की जीरो, यानी मिनट्स की हैंड्स आवर्स की हैंड के साथ कोइंसाइड बिल्कुल ऐसे नहीं मिलेंगे, तो ये एरर क्या कहलाएगा? जीरो एरर कहते हैं। और ये सिस्टम में गलती है, फॉल्टी इंस्ट्रूमेंट है, तो इस एरर को क्या कहा जाएगा? सिस्टमैटिक एरर कहा जाएगा। यानी आप अगर पहले से उसमें जीरो एरर है तो टाइम ज्यादा नजर आएगा, एक्चुअली टाइम क्या होगा? कम। तो एक्चुअल वैल्यू और मेन वैल्यू में डिफरेंस आएगा, तो इस डिफरेंस को हम एरर कहेंगे। और ऐसे एरर को क्या कहा जाता है? सिस्टमैटिक एरर कहा जाता है। दूसरी बात है पुअर कैलिब्रेशन। कैलिब्रेशन क्या होती है? कैलिब्रेशन बेसिकली क्या है? एक फुट ले ले या एक घड़ी ले ले, यहां पे 1, यहां पे 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11। ये जो इन 1 और 2, इस 12 और 1 और इस 1 और 2 के दरमियान जो छोटे छोटे दर्जे बनाए गए हैं, इसको क्या कहा जाता है? कैलिब्रेशन कहा जाता है। इस 1 यहां पे लेट्स सपोज 0 है, यहां पे 1 है, यहां पे 2 है, यहां पे 3, ये इंचेस हैं, ये 1 इंच, 2 इंच, 3 इंच, और इसके अंदर छोटे छोटे सेंटीमीटर हैं। यहां पे क्या है? सेंटीमीटर है। इन सेंटीमीटर्स को क्या कहा जाता है, या इन इंचेस को क्या कहा जाता है? कैलिब्रेशन। अब पुअर कैलिब्रेशन का मतलब यह है कि एक कैलिब्रेशन चेंज है, इन कैलिब्रेशन और इन कैलिब्रेशन के दरमियान फासला अगर डिफरेंट हो जाए तो ये क्या कहलाता है? पुअर कैलिब्रेशन। और चूंकि एक बार फिर सिस्टम में गलती है, तो ये गलती क्या कहलाएगी? आपके पास सिस्टमैटिक एरर कहलाएगी। इस एरर को हम कैसे मिनिमाइज करते हैं? तो इस एरर को हम मिनिमाइज कर सकते हैं किस तरीके से? बाय चेंजिंग फॉल्टी इंस्ट्रूमेंट। सिस्टमैटिक एरर कैन बी मिनिमाइज्ड। सिस्टमैटिक एरर को हम मिनिमाइज कर सकते हैं। कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं? बाय चेंजिंग फॉल्टी इंस्ट्रूमेंट। फॉल्टी इंस्ट्रूमेंट को आप क्या कर लें? चेंज कर लें। आपकी जो घड़ी है रोलेक्स की पहनी हुई है, उसको फेंक दे। नहीं, फेंकना अगर आप नहीं फेंक सकते, अगर आपके पास पैसे ज्यादा हैं तो बेशक फेंक दें, लेकिन अगर आप नहीं फेंक सकते तो क्या करें? कंपेयर विद सम स्टैंडर्ड। तो स्टैंडर्ड के साथ क्या कर लें? कंपेयर कर लें। अगर आपकी घड़ी की में जीरो एरर है या आपके इंस्ट्रूमेंट में पुअर कैलिब्रेशंस हैं, तो इसको या तो आप फॉल्टी इंस्ट्रूमेंट को चेंज कर लें, अगर चेंज नहीं करते तो उसको स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर कर लें कि कितना फर्क आ रहा है। तो उस फर्क को अगर ज्यादा है, पॉजिटिव जीरो एरर है, तो इसको क्या कर दें? माइनस कर दें, और अगर नेगेटिव जीरो एरर है तो उसको क्या कर दें? प्लस कर दें। तो ये एरर क्या हो जाएगा? किसी हद तक क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा।
इस एरर के बाद आता है आपके पास थर्ड और लास्ट टाइप है आपके पास एरर की, और वो है आपके पास रैंडम एरर और एक्सीडेंटल एरर। ये एरर क्या कहलाएगा? द एरर arise when same quantity is measured, जब एक ही क्वांटिटी को मेजर किया जाए अंडर सेम कंडीशन and the error is called random error। क्या कहलाएगा ये एरर? रैंडम एरर कहलाएगा। आप किसी भी लंबाई को नाप रहे हैं और 4 से 5 बंदों ने नापा, 1 ही फुट है आपके पास, लेकिन उसकी मेजरमेंट किसी बच्चे ने क्या किया, 15 सेंटीमीटर, किसी ने 14 सेंटीमीटर, किसी ने 14.9 सेंटीमीटर, किसी ने 13.6 सेंटीमीटर। अब एक ही चीज की पैमाइश हो रही है और लेकिन रिजल्ट डिफरेंट आ रहे हैं, तो ये एरर आ रहा है और इस एरर को हम कहते हैं रैंडम एरर। साथ में है एक्सीडेंटल एरर। एक्सीडेंटल एरर, द एरर arise due to accidental changes in environment में एक्सीडेंटल चेंजेस आ जाती हैं, जैसे कि टेम्परेचर हो गया, या आपके पास वोल्टेज हो गया, या आपके पास ह्यूमिडिटी हो गई। ये इन्वायरमेंट में एक्सीडेंटल चेंजेस हैं और इन चेंजेस को क्या कहा जाता है? एक्सीडेंटल चेंजेस। और इन चेंजेस की वजह से जो एरर आ रहा है उस एरर को एक्सीडेंटल एरर कहते हैं। इस एरर का क्या मतलब है कि द एरर अराइज ड्यू टू एक्सीडेंटल चेंजेस इन एनवायरनमेंट। आपने टेंपरेचर नापा और लेट्स सपोज वो था आपके पास 37 डिग्री सेंटीग्रेड, लेकिन जब कोई और टेंपरेचर नापने गया तो धूप के सामने क्या आ गए? बादल आ गए और टेंपरेचर वहां पे क्या लो हो गया, या बारिश हो गई, या कोई और रीजन हो गया, लेकिन टेंपरेचर में चेंज आ गया। तो ये एक्सीडेंटल चेंजेस, ऐसे एरर को क्या कहा जाता है? एक्सीडेंट। या वोल्टेज, आपने मेजरमेंट की, लेट सपोज 12 वोल्ट है, 240 वोल्ट है, लेकिन कुछ देर के बाद कोई और मेजरमेंट करने गया तो वापडा ने वोल्टेज को ड्रॉप कर दिया था, तो वो क्या हो गया? पोटेंशियल ड्रॉप हो गया। तो ऐसे जो चेंज आएगा ये भी एक्सीडेंटल चेंजेस है, और ऐसे चेंज को क्या कहा जाता है? एक्सीडेंटल एरर कहा है। इस एरर को कैसे खत्म करेंगे? इस एरर को हम 2 तरीकों से खत्म करेंगे। या तो हम उन एरर्स का जो बार बार चेंज आ रहा था, रैंडम एरर को हम कैसे खत्म करते हैं? बाय टेकिंग मीन कहते हैं एवरेज। जो एवरेज है इन क्वांटिटीज का, उस क्वांटिटीज का हम एवरेज ले लें तो जो रिजल्ट आएगा वो क्या कहलाएगा? आपके पास करेक्ट वैल्यू होगी और ये एरर किसी न किसी हद तक खत्म हो जाएगा। या एक्सीडेंटल एरर को कैसे खत्म किया जाता है? एक्सीडेंटल बाय टेकिंग स्ट्रिक्ट लेबोरेटरी कंडीशन को क्या किया जाएगा? स्ट्रिक्ट रखा जाएगा। यानी जिस लैब के अंदर आप काम कर रहे हैं उसके कंडीशन, ना उसके ऊपर ह्यूमिडिटी का असर हो, ना उसके ऊपर वोल्टेज का चेंज हो, यूपीएस लगा हुआ है, स्टेबलाइजर लगे हुए हैं, रेगुलेटर लगे हुए हैं, ताकि कंडीशन क्या हो आपके पास? स्ट्रिक्ट। तो ये एरर किसी न किसी हद तक खत्म हो सकता है। तो ये था आज का टॉपिक, जो कि सारी थ्योरी थी। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टॉपिक ग्रेड 11th का जो चैप्टर लेक्चर नंबर आपके पास
फिफ्थ होगा उसकी तरफ इंशाल्लाह आएंगे, उसमें हम प्रिसीजन और अनसर्टेनिटी को डिस्कस किया जाएगा। तो एक बार फिर याद दिला दूं कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कंसेप्चुअल फिजिक्स को टाइप कीजिए बाय फारूक कुंडी और हर लेक्चर से मुस्तफिद हों। तो अपनी स्टडी को भरपूर तरीके से कीजिए, एग्ज़ाम आने वाला है, ज़िंदगी में बहुत से एग्ज़ाम आएंगे और एक एग्ज़ाम क्या है आपके स्टडी का है। तो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।